जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, योर जीएस फैकल्टी। आई एम टेकिंग योर जीएस क्लासेस। और जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में स्टार्ट होने से पहले आपको एक लाइन हमेशा बोलता हूं, जो भी बच्चा फ्रेशर फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी की टीम की तरफ से NDA-1 एंड CDS-1 2025 के लिए फ्री बैचेस स्टार्ट किए गए हैं। तो हमने मैथ्स, इंग्लिश एंड जीएस के लेक्चर्स ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां जाकर के उनको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पॉलिटी के लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। ज्योग्राफी की जो है सब्जेक्ट ज्योग्राफी चल रहा है, और ज्योग्राफी में मैंने लास्ट आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर कंप्लीट कंसेप्ट समझा दिया था। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर भी होगा। ठीक है, अच्छा, अभी आज हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बाद अब एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसमें जनरली जो है एक आध क्वेश्चन कभी कभी बेसिक के ऊपर आ जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी दे देती है, और नहीं भी अगर दे रही है तो एटलीस्ट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको इन जनरल पता भी होना चाहिए। देखो, हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करी। अब आप ध्यान रखें, हमारी जो पृथ्वी है, द अर्थ, हमारी अर्थ इज अ जियोइड, या फिर मैंने कहा इट इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। इट इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा जो है ऊपर से तो ठीक बनता है ये, बट डायग्राम मेरी तरफ से ही बल्जिंग नीचे से नहीं हो पाती है ना। एनीवेज, चलो मैं कोशिश करता हूं। ओके, इस तरह से हमारी जो अर्थ है, देखो अगर हमारी अर्थ जो है दैट अर्थ का जो एक्सिस है, मान लेते हैं ये अर्थ का एक्सिस है, तो ये जो अर्थ का एक्सिस है दिस विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्सिस। लाइन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्सिस है, दिस लाइन ऑफ एक्सिस, ये हमारा इक्वेटर बन गया। ये हमारा इक्वेटर बन गया। ठीक है, दिस इज इक्वेटर। फिर हमने कुछ लैटिट्यूड्स और बनाए। ये देखो, ये हम लैटिट्यूड्स बनाते जा रहे हैं। ओके, आप देख रहे हैं ये लैटिट्यूड्स बना रहे हैं हम, और ये जो लैटिट्यूड्स हैं दीज आर डिक्रीजिंग इन बोथ द हेमिस्फीयर। अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे तो दोनों हेमिस्फीयर में ये लैटिट्यूड्स आपको जो है डिक्रीज होते हुए दिखेंगे। अच्छा, अब मान लो इफ दिस इज सन, दिस इज सन, यहां बना देता हूं, ये सन है, दिस इज सन। हालांकि सन का साइज काफी बड़ा है, पर डायग्राम में समझाने के लिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। ये सन की रेज आ रही है। ओके, सन की रेज आ रही है, ये सन की रेज आ रही है। ठीक है बेटा, दिस इज द रेज ऑफ सन कमिंग। अब सन की रेज जब यहां पर आ रही है तो इसका मतलब हमें यह तो क्लियर है कि अर्थ के आधे हिस्से पर तो दिन होगा, डे, और आधे हिस्से पे नाइट होगी। ये क्लियर एकदम है ना। आधे हिस्से पे दिन, आधे हिस्से पे रात। इसका मतलब क्या है, हमारी पृथ्वी अगर मानो टिल्ट ना हो, हमारी पृथ्वी का लाइन ऑफ एक्सिस पर ही हमारी पोजीशन हो अर्थ की, तो आप ये कह सकते हैं कि सूरज की जो रोशनी, सूरज की जो रेज हमारी पृथ्वी के आधे हिस्से पे पड़ रही है जहां पर दिन है, और आधे हिस्से पे जहां रात है। तो यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो ये देख रहे हो आप, यहां पर दिन जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी रात है। यहां पर दिन जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी रात यहां भी है। जितना बड़ा दिन यहां है उतनी ही बड़ी रात यहां भी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप कहीं भी देखोगे दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो आपको बराबर दिख रहा है। देखो बराबर दिख रहा है, देख रहे हो, बराबर दिख रहा है। ऊपर भी अगर आप देखोगे दिन, ये रात, तो आपको दिन और रात का जो ड्यूरेशन है बेटा वो बराबर दिखेगा। ऊपर भी चले जाओ चाहे नीचे भी चले जाओ। लेकिन एक्चुअली में हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से अपनी इस पोजीशन पे तो है ही नहीं, वो टिल्टेड है। क्या है, टिल्टेड। अब मान लेते हैं कि हमारी अर्थ टिल्टेड है ऐसे, तो यानी कि एक ये बना दिया हमने टिल्ट, अर्थ का टिल्ट। अब अगर ऐसे हमारा अर्थ का टिल्ट हो जाएगा तो अब डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो यहां देख लेते हैं।
अब ये टिल्ट क्योंकि ऐसे हो गया है, तो अगर टिल्ट ऐसे हो जाएगा तो हमारे इस पे जो लैटिट्यूड्स बनेंगे वो भी तो ऐसे बनेंगे। आप देखो, हाँ या ना, अब वो भी ऐसे बनेंगे, इजंट इट, टिल्ट होने की वजह से। आप देख पा रहे हो, जबकि पहले जो टिल्ट था वो कैसे था, वो ये था, ओके, ऐसे था। अब टिल्ट हो गया ऐसे, और सूरज मैं वही बना रहा हूं, सन ये रहा, और सन की जो रेज है वो ये रेज ये आ रही, ये सन की रेज, ठीक है। अब जो सन की रेज आ रही है, अब देखो अब की बार क्या होगा, अभी भी हम ये कहेंगे अब एक हिस्से पर तो दिन होगा ही होगा, ये इधर दिन होगा, इधर रात होगी, ये तो है ही। अब आप मुझे बताओ, दिन और रात अभी भी आधे हिस्से पे पड़ेगी, है ना। इस लाइन के इधर दिन है और इस लाइन के इधर रात हो गई, ध्यान रखना, इस लाइन के नहीं, इस लाइन के इधर दिन, इस लाइन के इधर रात, टिल्ट होने की वजह से ये आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर का जो दिन है, ये दिन है इतना बड़ा, उधर दिन क्या हो गया, उधर आप देख पा रहे, इधर दिन, उधर, इधर दिन, इधर देखो, आप देख पा रहे हैं आप। अब की बार दिन और रात में अंतर आ गया। अब देखो, ये आपका दिन है, ये रात है, ये दिन है, ये रात है, ये दिन है, ये रात है, ये दिन, ये रात, ये दिन, ये रात, है ना। तो अब की बार दिन और रात के ड्यूरेशन में डिफरेंस आ गया। हां, यहां आप देख रहे हो दिन यहां बड़े हैं और यहां रातें छोटी हैं, क्योंकि हमारे अर्थ का जो हिस्सा है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, देखो हमारा जो इक्वेटर है ना, हमारा जो इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इस 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री के नीचे बेटा सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स, इट इज टुवर्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, टुवर्ड्स द सन, और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, इट इज अवे फ्रॉम द सन, ये सूरज के विपरीत उसमें है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज आर लॉन्गर, डेज क्या हो गए, लॉन्गर, इस पोजीशन में डेज आर लॉन्गर। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, नाइट्स आर लॉन्गर, नाइट्स आर लॉन्गर, समझ रहे हैं। जबकि आप एक पोजीशन देखो, अर्थ अभी यहां पर है, अर्थ रिवॉल्व करते करते जब सूरज के उस तरफ आएगी तो क्या होगा, अभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ है, उसके बाद जब पृथ्वी सूरज के अपोजिट साइड चली जाएगी तो पृथ्वी का अर्थ का नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है नाइट लॉन्ग हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्ग हो जाएंगे। तो मेरा पर्पस क्या है, आपको यह बताना कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी रोटेशन करती है, पृथ्वी जो है रिवॉल्यूशन भी करती है, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी पृथ्वी पर क्या फर्क पड़ता है, आपको यह पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, रेवोल्यूशन की वजह से पृथ्वी पर सीजन्स चेंज होते हैं। क्या होते हैं, पृथ्वी पर सीजन्स चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, अगर सन इज ओवर हेयर, मैं मान लेता हूं दिस इज सन, ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स सी, दिस इज अर्थ, ये अर्थ, ये सन है, ये अर्थ है। तो अभी अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स, चलो इसी डायग्राम के हिसाब से चलते हैं, सन ये है, अर्थ ये है, अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अभी पृथ्वी, हमारा जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज की तरफ ऐसे टिल्ट है, तो नॉर्दर्न पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा सूरज की तरफ है, तो सूरज की तरफ होने की वजह से ऊपर वाले हिस्से में गर्मी, नीचे वाले हिस्से में सर्दी, है ना। और फिर जब पृथ्वी यहां से रिवॉल्व करते करते इधर आएगी, क्योंकि पृथ्वी का रेवोल्यूशन तो ऐसे ही चलेगा, पृथ्वी यहां पर ऐसे थी तो रेवोल्यूशन तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही पृथ्वी परिक्रमा करेगी सूरज के चारों तरफ। तो परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी यहां आ जाएगी तो अब की बार पृथ्वी का नीचे वाला हिस्सा सूरज की तरफ हो जाएगा, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ हो जाएगा, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां हो जाएंगी, है ना। तो यह कंसेप्ट आप समझे कि
पृथ्वी के रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स आ रहे हैं और पृथ्वी के रोटेशन की वजह से दिन रात हो रहे हैं। पर यहां पर आपको एक चीज और नोट करनी है, जो मैंने आपको यहां बताया कि हमारा ये क्या है, देखो ये हमारा लाइन ऑफ एक्सिस है और ये हमारे अर्थ का इंक्लिनेशन है। क्या है? इंक्लिनेशन। तो जो अर्थ है हमारी पृथ्वी एक्सिस पर, लाइन ऑफ एक्सिस पर इंक्लाइंड है, और ये जो एंगल बनाती है, ये जो एंगल बना रही है बेटा, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल है, दिस इज 23.5 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इसे हम कहते हैं एक्सिस पर बन रहा है तो एक्सियल एंगल। हमारे पृथ्वी का एक्सियल एंगल मतलब एक्सिस पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है। और आपको ये यहां से ध्यान रखना है, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, यहां दिन बड़े रात छोटी, दिन बड़े रात छोटी बताया ना मैंने ये, तो यहां आपको ध्यान ये रखना है कि रोटेशन की वजह से दिन रात हो रहे हैं, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज हो रहे हैं, तो वहीं पर इंक्लिनेशन की वजह से, पृथ्वी के अपने एक्सिस पर इंक्लाइंड होने की वजह से, एक्सिस पर टिल्ट होने की वजह से सीजन्स पर भी फर्क पड़ रहा है और दिन रात के ड्यूरेशन में भी फर्क पड़ रहा है। दिन और रात के ड्यूरेशन में भी फर्क पड़ रहा है, ध्यान रहेगा। रोटेशन की वजह से दिन और रात होंगे, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होंगे, लेकिन इंक्लिनेशन का फर्क सीजन्स पर भी पड़ रहा है और दिन रात के ड्यूरेशन पे भी पड़ रहा है। इंक्लिनेशन होने की वजह से दिन इधर बड़े हैं, उधर छोटे हैं, और जब पृथ्वी हमारी घूम करके उस साइड आ जाएगी तो कहीं और दिन बड़े हो जाएंगे, कहीं और रातें छोटी हो जाएंगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन चीजें। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां आपको मैंने एक चीज बताई कि हमारी पृथ्वी का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एक्सियल एंगल है, दैट इज 23.5। अब आप ये भी सोचें कि हमारी पृथ्वी जो है जब रिवॉल्व करती है, देखो हमारी अर्थ जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन मान लो, ओके। ये हमारी पृथ्वी, दिस इज अर्थ, और ये हमारा पृथ्वी का ऑर्बिट, ये पृथ्वी का ऑर्बिट हो गया, है ना। पृथ्वी जो ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है। अब जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी का ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट का एक प्लेन होगा, ज्योमेट्री आपने आप पढ़ा होगा, जैसे ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग लाइक दिस, आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन लाइक दिस। तो जो सभी प्लैनेट्स का एक प्लेन है, वो प्लेन ये है, तो जो प्लेन है ये प्लेन हो गया, तो ये ऑर्बिटल प्लेन है, दिस इज ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारी पृथ्वी जो है ये ऐसे है, हमारी पृथ्वी ऐसे है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो जो टिल्ट है, पृथ्वी का टिल्ट अपने ऑर्बिट पर, है ना। ये ऑर्बिट है, जो मेरा हाथ है तो ऑर्बिट है जिस पे रिवॉल्व कर रही है, जिस पे रिवॉल्व कर रही है, तो ये ऑर्बिट, और ये अर्थ का जो टिल्ट है अपने ऑर्बिट पर, तो अर्थ का टिल्ट अपने ऑर्बिट पर जो एंगल बना रहा है, तो अर्थ का टिल्ट अपने ऑर्बिट पर जो एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, तो ऑर्बिटल प्लेन पर बनने वाला एंगल, ऑर्बिटल प्लेन पर बनने वाला एंगल कहलाता है ऑर्बिटल एंगल। क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल एंगल या एंगल ऑफ ऑर्बिटल। तो यहां पर दो एंगल होते हैं, एक एंगल क्या होता है, एक हमारी अर्थ का अपने एक्सिस पर टिल्ट, अपने एक्सिस पर टिल्ट, ओके। तो एक्सिस पर जो टिल्ट आ रहा है वो एंगल मैंने आपको बोला, और हमारे इस ऑर्बिटल प्लेन पे जो एंगल आ रहा है, ये वाला जो एंगल आ रहा है, दैट इज ऑर्बिटल एंगल। तो ये दो एंगल आपको ध्यान रखने हैं। अब ये एंगल आपका है 23.5 डिग्री और ये वाला एंगल है 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगल और एक्सियल एंगल क्या है, ये आपको क्लियर हो गए। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ टिल्ट होने की वजह से, ये हमारा अर्थ का टिल्ट हो गया, तो हमारी अर्थ के टिल्ट होने की वजह से
ये जो हमारा लाइन ऑफ इंक्लिनेशन है, लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ आपका इंक्लिनेशन है, ये हमारे पृथ्वी पर जहां टच कर रहा है, ये टच कर रहा है यहां पर, तो दिस विल बी द नॉर्थ पोल, दिस विल बी द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारी पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो आना तो चाहिए यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है वो हमेशा दिखाएगा यहां पर, ओके। तो ऐसे ही हमारा लाइन ऑफ इंक्लिनेशन जहां टच कर रहा है, यह है आपका साउथ पोल, यह है हमारा साउथ पोल, बनेगा कि नहीं बनेगा, इजंट इट, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हमारी अर्थ ऐसे टिल्टेड है, हमारी अर्थ क्या है, टिल्टेड है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये हमारा जो हमारी जो पृथ्वी है, देखो यहां पर एक चीज और देखो, हमारी जो पृथ्वी है, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद कर रहा हूं। देखो ये भी हटा देता हूं, अब ध्यान से सुनना, हमारी जो पृथ्वी है ये जब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो रिवॉल्व करते करते आप एक चीज नोट करना, अर्थ की एक पोजीशन ऐसी आ रही है जहां अर्थ सन के बहुत नजदीक है, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे अर्थ सन के बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। तो यहां पर अर्थ बहुत नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू सन, और यहां पे अर्थ जो है वो फारदेस्ट, ठीक है, फारदेस्ट पोजीशन पे है। अच्छा, यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैं इसका इंक्लिनेशन मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल पोजीशन है वो मुझे आपको दिखानी पड़ेगी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसी के लिए मुझे आपको एक्चुअल पोजीशन पृथ्वी की दिखानी पड़ेगी, टिल्ट की भी, ओके। तो हमारी पृथ्वी का जो टिल्ट है ना, हमारी पृथ्वी जब सूरज के सबसे नजदीक होती है तो उस पोजीशन में हमारा जो टिल्ट होता है वो ऐसा होता है, ध्यान रखना, जो टिल्ट होता है वो ऐसा होता है, ओके, ध्यान रखना। जब हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है तो टिल्ट ऐसा होता है, और जब पृथ्वी सूरज के सबसे दूरी पे होती है तो हमारी पृथ्वी का टिल्ट ऐसा होता है। तो ये जो आपका टिल्ट है इस तरफ, तो हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक है, ध्यान रखना। तो जब सूरज के सबसे नजदीक होती है तो ये एक पर्टिकुलर डेट है, और वो डेट है आपकी 3 जनवरी, ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों को लग रहा होगा कि पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक है, फिर भी यहां पर 3 जनवरी क्यों लिख रहे हैं, तो आप ये समझें कि हमारी पृथ्वी का इक्वेटर के ऊपर वाला भाग तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर के नीचे वाला भाग सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इस पोजीशन पे आपको क्या महसूस हो रहा है, हमारी पृथ्वी का कौन सा भाग सूरज की तरफ है, तो आप कहेंगे सर सदर्न हेमिस्फीयर। हमारी पृथ्वी का नीचे वाला भाग सूरज की तरफ हो रखा है, सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ है, तो इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी। तो ये 3 जनवरी क्यों आ रहा है, समझ में आया ये कंसेप्ट, क्योंकि सूरज जो है इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रखा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस पोजीशन में विंटर्स चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, विंटर्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस पोजीशन में समर्स चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, समर्स। और क्योंकि भारत, अब ध्यान रखना, जो भारत है वो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये रहा भारत, ठीक है, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपका इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये कैंसर, ये इक्वेटर, और ये कैप्रिकॉन, और ये रहा भारत, ये आपका भारत कैंसर पे। तो भारत में सर्दियां हो रही हैं, ये मत सोचो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां हो रही हैं। तो जनवरी के महीने में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है सर्दियां चल रही हैं, और इत्तेफाक से उसी समय अर्थ सूरज के सबसे नजदीक होती है। तो बच्चों को लगता है नजदीक है फिर भी सर्दियां कैसे, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक और उदाहरण दे देता हूं, बहुत अच्छा उदाहरण मैं हर बार अपनी क्लास में देता हूं। मान लो इफ दिस इज अ कैंडल, ठीक है, मैंने एक कैंडल बनाई, ये कैंडल है, ठीक है। अब
अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म होगा, ए या बी। तो एवरीवन विल से, हर एक जना क्या कहेगा, सर ऑब्जेक्ट ए जो है यहां पर डायरेक्ट रेस पड़ रही है और बी में जो रेस पड़ रही है वो स्लांट में पड़ रही है, तो बी से ज्यादा ए गर्म होगा, बी से ज्यादा ए गर्म होगा। तो फर्क पड़ रहा है ना एंगल का, एंगल का फर्क पड़ता है बेटा, दूरी का फर्क नहीं। मान लो मैं कहूं बताओ, चलो अब बताओ, क्या सी वाला ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म हो जाएगा? नो, सी वाला ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म नहीं होगा, ए वाला जल्दी गर्म होगा। ठीक है, तो एंगल का फर्क पड़ता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो एक चीज तो आपको मैंने यहां पर क्लियर कर दी है। अबाउट व्हाट? मैंने आपको बताया 3 जनवरी इज द डेट व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक है। और इस पोजीशन को हम ज्योग्राफी की भाषा में इंग्लिश में कहते हैं पेरिलियन। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब एक पोजीशन हमने बोल दी नियरेस्ट वाली, तो फारदेस्ट वाली जो पोजीशन होती है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, फारदेस्ट वाली जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को हम कहते हैं एपिलियन। क्या बोलते हैं? एपिलियन। और ये जो एपिलियन और पेरिलियन है इसको हिंदी में अपसर उपसर बोलते हैं। ठीक है, तो एपिलियन की डेट बताओ। तो एपिलियन की जो डेट होती है वो होती है 4 जुलाई। क्या होती है बेटा? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई जो है ये वो तारीख है जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, और 4 जुलाई। अब गर्मियां क्यों? क्योंकि अगेन हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो इस समय सूरज की तरफ टिल्ट है। तो सूरज की तरफ टिल्ट होने की वजह से जो है ऊपर वाले हिस्से में क्या हो गया बेटा? समर्स हो गए, और नीचे वाले हिस्से में विंटर्स हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? सो दीज आर द 2 डेट्स जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का एक जगह और फर्क पड़ता है। लैटिट्यूड का एक जगह फर्क क्या पड़ता है, आप ध्यान रखें। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो देखो, मैंने एक तो आपको आज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया, मैंने एंगल ऑफ एक्सियल बताया, एंगल ऑफ ऑर्बिटल प्लेन बताया, मैंने आपको आज पेरिलियन और एपिलियन बता दिया। ठीक है, ये 4-5 चीजें मैंने आपको क्लियर करी। मैंने आपको यह भी बताया कि हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है वो कहां पर है। ओके, अच्छा, हम ये कि मैं एक आपको इसके बारे में भी और डिटेल में भी बताऊंगा। यहां पर कुछ आपके जियोमैग्नेटिज्म एक टॉपिक आता है बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? जियोमैग्नेटिज्म। और जियोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं हमारे पृथ्वी के इन मैग्नेटोस्फेयर के बारे में, नॉर्थ पोल और एक्चुअल में जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसके बारे में। और हमारा इसमें आता है एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आता है, एक एंगल ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप, तो वो चीजें भी आती है। तो वो जियोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, है ना। अभी फिलहाल क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है इन जनरल, तो मैं आपको इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही आपको बताया। बट एक हल्का सा मैंने आपको मन में ये जरूर बता दिया कि एक जियोमैग्नेटिज्म नाम का टॉपिक भी है ज्योग्राफी में। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको क्लियर करी है। अब इसमें आपको 2 चीजें रह गई हैं, देखो 4 चीजें, सॉरी। हमने पेरिलियन एपिलियन पढ़ लिया, हमने ये एंगल्स की बात कर ली, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की बात कर ली। हालांकि ये अभी इनकम्प्लीट है, मैं आपको जियोमैग्नेटिज्म का एक अलग से मैंने माइंड में आया कि मैं अलग से आपको बताऊं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसी में 4 आपकी डेट्स और रहती हैं। 2 डेट तो मैंने ये बता दी, 1 और 2, 4 डेट्स और रहती हैं। वो डेट्स कौन सी हैं? हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी बेटा, हमारी पृथ्वी पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इक्वेटर है। तो जो सूरज है, सूरज की जो वर्टिकल रेज है, वो सूरज की वर्टिकल रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी के बीच में हमारी सूरज की वर्टिकल रेज ऊपर नीचे घूमती रहती है। मानो अभी आपका मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में जो सन की जो वर्टिकल रेज होगी वो इक्वेटर पर होगी, यहां पर होगी। फिर जून के महीने में ये यहां चली जाएगी, ऊपर चली गई। फिर सितंबर के महीने में ये वापस आ जाएगी। फिर आपके दिसंबर के महीने में ये आपकी नीचे चली जाएगी।
फिर मार्च के महीने में वापस ऊपर आ जाएगी, फिर जून के महीने में फिर ऊपर चली जाएगी, फिर सितंबर के महीने में फिर नीचे आ जाएगी, है ना। तो ये जो वर्टिकल रेस ऊपर नीचे करती रहती है, तो इसमें 4 डेट्स आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा जून के महीने में, जब सन की वर्टिकल रेस इक्वेटर पे होगी तो वो 2 बार होती है, और जब सूरज कैप्रिकॉर्न पर होगा तो वो दिसंबर में होती है। तो हमारे पास आ गया 1, 2, 3 और ये 4 डेट्स, क्योंकि इक्वेटर कैंसर से कैप्रिकॉर्न जाने पर 2 बार इक्वेटर आ रहा है। यहां से आप देखो ना, आप यहां से यहां गए, इक्वेटर आ गया, यहां से वापस यहां गए, इक्वेटर फिर आया, तो इक्वेटर 2 बार पड़ रहा है। तो 2 इक्वेटर वाली डेट और 1 कैंसर और 1 कैप्रिकॉर्न, तो ये 4 डेट्स आपको मुझे बतानी है। इसी को हम समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटोनम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा नेक्स्ट क्लास में आपका। तो फिलहाल आज आप इस चीज पर ध्यान रखें जो मैंने आपको यहां समझाया है, ठीक है बेटा? ठीक है, ये चीजें आपको मैंने क्लियर करी है, इसको अच्छे से आप एब्जॉर्ब करो, और अगर कोई डाउट है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।